Hello everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturer in JMC groups of hospital and institution. Today I'm presenting with the topic stent duration curve, जिसको हम कहते हैं SD कर्व। नॉर्मली ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का होता है और ये बेस जो SD कर्व है, जो स्टेंट ड्यूरेशन कर्व है, ये हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। अब मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगी कि हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट, the stent duration curve is a graphical representation of the relationship between the intensity of an electrical stimulus at the motor point of a muscle and the length of time taken to elicit a minimal contraction in that muscles। मतलब जो हमारा स्टेंट ड्यूरेशन कर्व है वो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी मसल्स है, जिस मसल पर हमारी स्टिमुलेशन नहीं आता है, डिनर्वेटेड नर्व्स हैं, तो उस मसल्स के मोटर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में हमारी उस मसल में कंट्रैक्शन आया है। तो वो हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस का और लेंथ टाइम जो होता है, वो जो हम लोग कितने टाइम में हमारी मसल में कंट्रैक्शन आया, वो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा SD कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। स्ट्रेंथ रेफर टू द स्टिमुलस इंटेंसिटी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, मतलब जो स्ट्रेंथ है कि किस पॉइंट पर हमारा स्टिमुलेशन कंट्रैक्शन आया है, स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। वो स्टिमुलस जो होता है वो हमारा वर्टिकल होता है उसमें ग्राफ्स में, एंड ड्यूरेशन रेफर टू द पल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब जो ड्यूरेशन है वो हमारा पल्स में हम लोग रेफर, मतलब ड्यूरेशन को हम पल्स से रेफर करते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है। नाउ after 21st and second day, regeneration of the nerve will start. Generally it take about 270 days to regenerate। मतलब किसी भी नर्व में कोई इंजरी हुई है तो 21 से 22 दिन के बाद ही उसमें रिजेनरेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब 270 दिन वो लेता है रिजेनरेट होने के लिए। SDC टेस्ट, स्टेंट ड्यूरेशन कर्व टेस्ट, कैन बी डन 10 to 14 days after the lesion has occurred। मतलब स्टेंट ड्यूरेशन कर्व का टेस्ट ऐसा नहीं है कि लेजन हुआ और हमने अभी कर दिया, नहीं, 10 to 14 डेज के बाद हम जो है SD कर्व करेंगे। Now the degeneration of nerve from the proximal to distal is called variant degeneration। मतलब कोई भी नर्व है अगर वो उसमें डिजेनरेशन हैगा तो वो हम, और वो प्रॉक्सिमल से डिस्टल है, ऊपर से नीचे है, तो उसे हम कहते हैं वैरिएंट डिजेनरेशन। SDC is used to identify denervation, partial innervation and compression। मतलब स्टेंट ड्यूरेशन कर्व का यूज क्या होता है? उसका यूज ये होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पर डिनर्वेशन है, कहाँ पर नर्व सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ पर थोड़ा सा नर्व सप्लाई है, थोड़ा पार्शियली है, और कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है नर्व का। There are also other methods for this purpose like EMG and NCV। मतलब ऐसा नहीं है कि SDC से ही हम लोग, स्टेंट ड्यूरेशन कर्व टेस्ट से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी नर्व मसल में स्टिमुलेशन है या नहीं है। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, EMG और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, NCV टेस्ट। ठीक है, अब ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स अब हम SD कर्व, स्टेंट ड्यूरेशन कर्व हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए और कैसे हमें ऑपरेटर्स की जरूरत है। द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर प्लॉटिंग SD कर्व सप्लाइज रेक्टेंगुलर इंपल्सेस ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए? SD कर्व को प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर पल्सेस। जो पल्सेस जो आएंगी वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए और अलग अलग ड्यूरेशन में होनी चाहिए। इंपल्सेस विद ड्यूरेशन ऑफ 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 10, 30, 100, 300 माइक्रोसेकेंड्स आर रिक्वायर्ड। इंपल्सेस जो हम ले रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या से शुरू होती है? 0.01 होती है, फिर 0.03 होती है, फिर 0.1, 0.3, 10, 30, 100 और 300 माइक्रोसेकेंड्स हमें चाहिए होती है। The stimulators may be either the constant current or the constant value type, voltage type। जो स्टिमुलेटर हम यूज कर रहे हैं हमारी स्टिमुलेशन के लिए नर्व मसल को, तो एक तो करंट हमारा कांस्टेंट होता है, जो वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट होती है। मॉइस्ट सेलाइन पैड्स, हम लोग मॉइस्ट सेलाइन पैड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, लेट्स यूज करते हैं, बैंडेजेस या माइक्रोपोर यूज करी जाती है।
अब मेथड ऑफ प्लॉटिंग एसडी कर्व, अब कौन से मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं प्लॉट करने के लिए एसडी कर्व्स को। तो उसके लिए हमारे क्या क्या होता है, द पेशेंट मस्ट बी वार्म, फुल्ली सपोर्टेड एंड इन सफिशिएंट लाइट, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं पेशेंट ठंडा हो रखा है हम उसको प्लॉट करें, नहीं, द पेशेंट टेम्परेचर शुड बी वार्म, और पेशेंट आराम से सपोर्टेड बैठा होना चाहिए, या फिर ही और शी शुड बी इन सुपाइन पोजीशन, जो भी पोजीशन पेशेंट की कंफर्टेबल हो हम वो देंगे, बट सपोर्टेड होना चाहिए, एंड इन सफिशिएंट लाइट, और जहां पर हम एसडी का प्लॉट कर रहे हैं वहां पर एक सफिशिएंट अच्छी सी लाइट होनी चाहिए। The inactive electrodes may be applied over some convenient area, usually on the midline of the body or the origin of the muscle group। मतलब जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कन्वीनियंट एरिया पे, जो हमें लगे कि हाँ ये एरिया कन्वीनियंट है, और बेसिकली हम इसको बॉडी के मिड लाइन में लगाते हैं या फिर जो मसल ग्रुप है उसके ओरिजिन पे लगाते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओवर अ मोटर पॉइंट, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हमेशा मोटर पॉइंट्स के ऊपर लगता है। करंट इज अप्लाइड यूजिंग द लॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फर्स्ट एंड इंक्रीज अंटिल अ मिनिमल कंट्रैक्शन इज ऑब्टेन, मतलब करंट हम लोग अप्लाई करेंगे और लंबी ड्यूरेशन का यूज करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे जब तक कंट्रैक्शन पेशेंट को फील ना हो। इंटेंसिटी ऑफ करंट नोटेड एंड इम्पल्सेस इज शॉर्टन, मतलब जो इम्पल्स इंटेंसिटी होती है करंट की वो हम नोट करेंगे और जो इम्पल्स है वो उसकी छोटी 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 सी रखेंगे। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड विद ईच स्टिमुलेशन इन टर्न, द इंटेंसिटी ऑफ करंट बीन इंक्रीज एज रिक्वायर्ड, मतलब यही पूरा प्रोसीजर हमें रिपीट करना है हर स्टिमुलेशन में, जितनी बार जिस मसल पॉइंट पर हम स्टिमुलेशन देंगे जो इंटेंसिटी है करंट की वो हम बढ़ाते चले जाएंगे जितना हमारे पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट है। A minimal contraction is required as this make it easy to detect any change in the strength, मतलब हमें धीरे धीरे contraction, बहुत ही कम contraction का यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है डिटेक्ट करने के लिए कोई भी स्ट्रेंथ में अगर कोई भी स्टिमुलेशन में अगर चेंजेस आ रहे हैं। An electrode should be placed in some patient over the muscle throughout the test, जो इलेक्ट्रोड से हम कहाँ रखेंगे, कुछ ऐसे मसल पॉइंट पे रखेंगे जहां पर हमें टेस्ट करना होगा। The SD curve is plotted from the result of the test, SD curve हम प्लॉट करेंगे किससे, जो हमें रिजल्ट, हम सब लोग हमने सारी इंटेंसिटी देख ली है, कितने पे हमारे स्टिमुलस आ रहा है, कितनी पल्स ड्यूरेशन पे आ रहा है, वो हम सब नोट कर लेंगे और फिर बाद में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। And although it will be further to the left with constant voltage than with the constant current stimulator, ठीक है, और हमें एक चीज और करनी है, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू, हमें कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो रखनी है और कांस्टेंट करंट पर ही हमें स्टिमुलेटर देना है। ये इनर्वेटेड मसल्स का, इनर्वेटेड मसल्स मतलब जहां पर हमारी मसल्स में स्टिमुलेशन आ रहा है, तो मैं अब इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इस पे कि हमारे 1 माइक्रोसेकेंड्स पे इंपल्सेस आ रही है। देखिए हमने पूरा ग्राफ प्लॉट किया है, 0.0.01 से शुरू होकर 300 तक खत्म है, और जहां पर हमारा 0.1 माइक्रोसेकेंड है वहां पर हमारा पेशेंट का स्टिमुलर आया है। तो देखिए दिस इज कॉल्ड नर्व कर्व, ये पूरा क्या है, हमारा नर्व कर्व है। All nerve fibers supplying the muscles are intact, मतलब जो भी मसल नर्व फाइबर्स में मसल सप्लाई हो रहा है, नर्व मसल्स के अंदर जो भी नर्व फाइबर्स का जो भी नर्व सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। द शेप ऑफ द कर्व इज का कंटिन्यूस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो शेप है हमारी, इसे क्या जो शेप है हमारी, ये पूरी हमारी क्या है, कंटिन्यूस हाइपरबोला है। The same intensity is required to produce a response at a long duration. The intensity increases steadily for shorter duration. मतलब जो same intensity हमें चाहिए होती है लंबे duration के लिए, ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन में होगी। द कर्व इज यूजुअली सीन राइजिंग एट अ 1 माइक्रोसेकंड मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 माइक्रोसेकंड्स पर ही हमारा कर्व हमें राइजिंग पर जा रहा है। अब आता है कंप्लीटली इनर्वेटेड, पहले हमने पढ़ा था इनर्वेटेड,
ठीक है। इनर्वेटेड में क्या था, हमारा नर्व सप्लाई आ रहा है। अब क्या है यहाँ पर कंप्लीट इनर्वेशन में, मतलब अब बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। हमारा कर्व हमें बता रहा है कोई भी नर्व सप्लाई यहाँ पर नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ मसल कर्व। ये किसका कर्व है, मसल्स का। All the nerve fibers supplying the muscles have degenerated, मतलब जो भी nerve fiber muscles को supply कर रहे हैं उसमें degenerated है, उसमें कुछ भी नहीं है। The curve is characteristically stiff and shifted to the right। हमारा जो कर्व है वो स्टिप है और क्या है, पूरा राइट साइड की तरफ शिफ्टेड हो रहा है। The intensity keep increasing when lowering the duration below 100 माइक्रोसेकेंड। जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे ड्यूरेशन हमारी कम रख रहे हैं, हमने 100 माइक्रोसेकेंड्स तक रखी है ड्यूरेशन। रिस्पॉन्स नॉट सीन एट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और रिस्पॉन्स जो है हमें सीन इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में तो सीन होएगा ही नहीं, रिस्पॉन्स हमें पेशेंट का मिलना है ही नहीं इस पे। अब है पार्शियली डिनर्वेटेड। पार्शियली डिनर्वेटेड में मतलब क्या होता है, आधी तो इनर्वेटेड है आधी डिनर्वेटेड है। तो इसमें क्या हो रहा है, किंक। किंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी ग्राफ में कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी टर्न आता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं किंक। तो आधी तो हमारी क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो रही है शेप, लेकिन नीचे वाली हमारी क्या है, डिनर्वेटेड मसल्स। तो ये some of the nerve fibers supplying the muscles have degenerated while others are intact। मतलब कुछ nerve fibers जो सप्लाई कर रहे हैं मसल्स को वो डिजेनरेटेड है, कोई सप्लाई नहीं है, जबकि दूसरी जो है कंप्लीटली सप्लाई कर रही है। A characteristic kink is present in the curve। जो किंक है वो प्रेजेंट हो रहा है कर्व में, क्योंकि यहाँ पे टर्न आ रहा है। The right side of the curve represent the degenerative part of the muscles, while the left side represent the innervated fiber of the muscle। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट साइड जो है जो जा रहा है ये हमें क्या बता रहा है, डिनर्वेटेड, और यहाँ पे हमारी इनर्वेटेड मसल्स बता रहा है। अब है रियोबेस। बेसिकली रियोबेस हमारा क्या होता है, रियोबेस होता है इट इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अ मसल्स एट इनफिनाइट ड्यूरेशन। मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी का करंट हमें चाहिए होता है किसी भी मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, और ड्यूरेशन उसकी हम कितनी भी रख सकते हैं। इट्स नॉर्मल वैल्यू रेंज बिटवीन 2 and 18 माइक्रो एम्पियर। मतलब जो वैल्यू है वो हमारी कितनी रहेगी, 2 से 18 माइक्रो एम्पियर रहेगी, मिली एम्पियर रहेगी। द रियोबेस इज ग्रेटर फॉर डिजेनरेटिव मसल। मतलब रियोबेस बहुत ही अच्छा होता है डिनर्वेटेड मसल्स के लिए। मेनली 100 to 300 माइक्रोसेकेंड्स ड्यूरेशन आर यूज टू रिकॉर्ड रियोबेस। बेसिकली जो है हम कितनी ड्यूरेशन लेते हैं, 100 से 300 यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए रियोबेस को। द पल्स इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। पल्स हमेशा हमारी रेक्टेंगुलर रहेंगी एंड इट मेजर इन मिली एम्पियर और वोल्ट्स। मतलब हमारी जो रियोबेस है इसकी जो पल्सेस है वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे, मिली एम्पियर में या फिर वोल्ट्स में। नॉर्मल वैल्यू ऑफ रियोबेस आर 2 to 18 मिली एम्पियर और 5 to 35 वोल्ट्स। जो वैल्यू रहती है 2 से 18 मिली एम्पियर रहती है और 5 to 35 वोल्ट्स रहती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ रियोबेस ऑफ डिफरेंट मसल्स। हर मसल्स की रियोबेस पर वैल्यूज अलग रहते हैं। जैसे डेल्टॉइड मसल्स देख लीजिएगा, डेल्टॉइड मसल्स पे हम रियोबेस से चेक करेंगे नर्व मसल स्टिमुलेशन, तो उसमें 14 तो उसकी वोल्ट रहेगी, 5 मिली एम्पियर इसका पल्सेस रहेंगी। ठीक है। ट्राइसेप्स में सेम 18 वोल्ट से 18 वोल्ट होगा और 5 मिली एम्पियर होगा। अबडक्टर्स डिजिटाई मिनिमाई में 30 वोल्ट होगा और 88 मिली एम्पियर होगा। फ्रंटालिस में 14 वोल्ट होगा और 4 मिली एम्पियर होगा। लाइक दिस इसमें आपका रियोबेस दिखा रहा है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे क्रोनेक्सिया। पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियोबेस, इसके बाद हम क्रोनेक्सिया पढ़ेंगे। तो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है रियोबेस के लिए वो कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। मतलब हमारे स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर जहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन, वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, वो फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं रियोबेस के लिए।
सेकेंड एडिमा एंड इन्फ्लामेशन, जहाँ पे एडिमा हो रखा है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो रखी है। एडिमा में फ्लूइड होता है अंदर स्वेलिंग के साथ, और इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग होती है, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इश्मिया एंड अंडरलाइन पेन, टेम्परेचर वेरिएशन में भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, पोजीशन इलेक्ट्रोड्स का बहुत जरूरी होता है। अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक, कितने अमाउंट के सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैगा, जो एडिपोज टिश्यू है और फैट डिपोजिशन है कितने अमाउंट का है। अगर ज्यादा है तो नर्व का स्टिमुलेशन ज्यादा देना पड़ेगा। डिजनरेशन एंड डिनर्वेशन, जहाँ पे नर्व का डिजनरेशन हो रखा है वहाँ पे फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिनर्वेशन में जहाँ पे नर्व सप्लाई ही कटा हुआ है तो वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए डिनर्वेटिव में बहुत ही ज्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है। पार्शली डिनर्वेशन जनरली प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन रियोबेस, जहां पर पार्शली डिनर्वेशन होता है मतलब नर्व मसल सप्लाई जो होता है वहां पर पार्शली होता है और वहां पे है ही नहीं, और थोड़ा सा है, थोड़ा सा इनर्वेटेड है उस नर्व में, थोड़ा सा डिनर्वेटेड है, तो वो पार्शली कहलाता है। तो वहां पर कोई भी रियोबेस में चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रोनेक्सिया। क्रोनेक्सिया में क्या होता है? इट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ करंट ऑफ डबल द इंटेंसिटी ऑफ रियोबेस टू स्टिमुलेट अ मसल। मतलब क्या होता है, जो क्रोनेक्सिया होता है उसमें बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी करंट के लिए जो हमारे न्यूरॉन्स तक चला जाए, लेकिन ये डबल इंटेंसिटी जो है वो रियोबेस से डबल यूज होती है किसी भी मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। इट्स नॉर्मल वैल्यू इज बिलो 1 माइक्रोसेकेंड्स, जो वैल्यू है वो हम लोग कितनी यूज करते हैं, 1 माइक्रोसेकेंड से कम करते हैं। क्रोनेक्सिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेबिलिटी, जो क्रोनेक्सिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, एक्साइटेबिलिटी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मींस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं क्रोनेक्सिया के लिए वो कौन से होते हैं? टेक्सचर ऑफ द स्किन, टेक्सचर स्किन का बहुत मैटर करता है। इश्मिया, जहाँ पे ब्लड लॉस है वो भी जगह बहुत मैटर करती है वहां पर। एडिमा, एडिमा मैंने आपको बताया था स्वेलिंग होती है, वो भी बहुत फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है। फैटीग, अगर मसल और नर्व फैटीग है तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनेक्सिया। पोजीशन ऑफ द स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड्स, अगर स्टिमुलेट करने वाले इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन मोटर पॉइंट्स पे नहीं है, ठीक है, तो द फैक्टर जो है उससे क्रोनेक्सिया नहीं हो पाएगा। डिनर्वेशन, जहाँ पे है ही नहीं नर्व सप्लाई, पार्शली डिनर्वेशन, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोनेक्सिया। री इनर्वेशन, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। नर्व रूट लेजन, किसी भी नर्व रूट पे लेजन हो रखा हो। पार्शली न्यूरोपैथी, अगर पार्शली न्यूरोपैथी है तब भी पेशेंट को फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्रोनेक्सिया नहीं होगा। मायोपैथी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब एडवांटेजेस ऑफ एसडी कर्व। एसडी कर्व की क्या एडवांटेजेस होती हैं? इट इज सिंपल, रिलायबल एंड चीपर। ये बहुत सिंपल होता है, रिलायबल होता है, बहुत सस्ता होता है। इट इज क्विक एंड इजी टू परफॉर्म, ये बहुत ही इजीली, जल्दी और इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ डिनर्वेशन, ये क्या करता है, जिस पॉइंट पर, जिस प्रोपोर्शन पर डिनर्वेशन है वहां पर ये इंडिकेट कर देता है कि हाँ इस पॉइंट पर डिनर्वेशन हैगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा नहीं लगता। इट रिक्वायर्ड मिनिमल ट्रेनिंग, इसे करने के लिए बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। डिसएडवांटेज, अब किसी चीज की एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। इन लार्ज मसल्स ओनली प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स में रिस्पॉन्स, हैंड्स पिक्चर इज नॉट क्लियरली शोन। मतलब अगर लार्ज मसल्स है, बहुत ही ज्यादा लार्ज मसल्स है, तो जो रिस्पॉन्स होगा प्रपोर्शन का, जो भी हमें इनर्वेशन डिनर्वेशन की जो क्लियर पिक्चर होगी वो इजीली नहीं हो पाएगी, क्लियर पिक्चर नहीं शो होती। इट पॉइंट आउट द साइट ऑफ लेजन, जो जिस मेन पॉइंट पे हैगा उस पॉइंट पर आकर ये हमें पॉइंट आउट नहीं बता सकता कि आपकी मसल्स के इसी पॉइंट पर हैगा। वो सिर्फ हमें इंडिकेट करेगा कि इतने से इतने पार्ट पर डिनर्वेशन है, लेकिन पूरे पार्ट पर वो हमें शो नहीं करेगा। इट ओनली प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डाटा इन रिलेशन टू द डिग्री ऑफ डिनर्वेटेड, मतलब ये एक तरीके से हमें क्वालिटी का डाटा देता है। अगर हम डिनर्वेटिव की बात करें, डिनर्वेटिव मसल्स, नर्व मसल्स पे ये हमें बहुत अच्छी डाटा प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल विद द टॉपिक टुडे। एसडी कर्व में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी और कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।